क्या है वर्चुअल ऑटिज्म? पेरेंट्स आते हैं अपने 2, 1.5, मे बी 3 साल के बच्चों को लेके कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। देखिए, ऑटिज़म एक ब्रेन के डेवलपमेंट का डिसऑर्डर है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, घर वाले उसको खुद से बात करने के बजाय मोबाइल से बात करना सिखाते हैं। खाना खाएगा तो मोबाइल देखते हुए खाएगा, उसका डायपर चेंज होगा तब मोबाइल चला दिया जाएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट का पीरियड वही है, जन्म से 6 महीने से लेके 2 साल तक। कितने केसेस ऐसे आ रहे हैं जो वर्चुअल ऑटिज्म को लेके आते हैं? आपने सुना भी होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, उसने तो अभी दिशा निर्देश भी निकाल दिए हैं कि 3 साल की उम्र के बच्चों को स्क्रीन देना ही नहीं है। कैसे पेरेंट्स समझे कि उनके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है? शुरुआती लक्षण क्या है? 1.5 साल तक अगर आपका बच्चा 2 शब्द जोड़ के नहीं बना पा रहा है तो कुछ गड़बड़ है, नंबर 1। नंबर 2, हर बच्चा जो स्क्रीन देख रहा है वो वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम उसके ह्यूमन इंटरेक्शन से ज़्यादा है। पेरेंट्स के पास क्या विकल्प है दूसरा? अभी थोड़े दिन पहले हमने एक घटनाक्रम पेपर में देखा कि 3 बच्चे छत से कूदकर एक साथ जान दे दिए। वजह मोबाइल। एक कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव डिसीजन। आप कोरियन ड्रामा देख रहे हैं, इंडियन ड्रामा देख रहे हैं कि किस तरह से कोरियन मूवीज वगैरह की उनको आदत थी। मतलब आप कोई भी ड्रामा देख रहे हैं, आप तो ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन वही ड्रामा जो है कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बन जा रही है। उसके रोकथाम के लिए क्या उपचार हो सकते हैं? जोहार दोस्तों, कांके टॉक्स के इस विशेष एपिसोड में आप सारे लोगों का स्वागत है। क्या मानसिक डिप्रेशन और बच्चों के बीच का चिड़चिड़ापन एक मानसिक स्वास्थ्य की कमजोरी है, या क्या हमारा बिहेवियर हमारे दिमाग से नियंत्रित है? और क्या तरक्की के इस युग में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सारे लोगों के जीवन को डोमिनेट कर रहा है, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? इन्हीं चीज़ों को डिकोड करने के लिए आज हमारे बीच एक खास मेहमान हैं जो CIP रांची के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर निशांत गोयल। हम स्वागत करते हैं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले सर कि आप आज से थोड़े दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मेंटल विजुअल ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म। क्या है वर्चुअल ऑटिज्म? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं अपने 2, 1.5, मे बी 3 साल के बच्चों को लेके कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। अब उनका ये है कि भाई इसको क्लिनिकली आपको प्रूव करना है कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। एक सेकंड रुकूंगा। हाँ। हमारे दर्शक मैं समझता हूँ कि हिंदी भाषी हैं। ऑटिज़म को भी पहले समझा दीजिए कि ऑटिज़म है क्या। देखिए, हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑटिज़म एक ब्रेन के डेवलपमेंट का डिसऑर्डर है, जो जन्म के साथ बच्चों में जो डेवलपमेंट का ट्रेजेक्टरी होता है, जो उसकी दिशा होती है, अगर उसमें कुछ परेशानियाँ होती हैं तो बच्चे समय पे बात करना, कम्युनिकेट करना, लैंग्वेज का इस्तेमाल करना नहीं सीख पाते हैं। तो इन बच्चों में जो लक्षण मिलते हैं, इनको हम लोग ऑटिज़म का एक ब्रॉड हेडिंग देते हैं। तो अब आए पेरेंट्स कि भाई हमारे बच्चे को तो ऑटिज़म है, वो तो अब आजकल सब इंस्टाग्राम, गूगल और ये सब करके आ ही जाते हैं। अब हम लगते हैं जब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो हम पाते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, घर वाले उसको खुद से बात करने के बजाय मोबाइल से बात करना सिखाते हैं। बच्चा खाना खाएगा तो मोबाइल देखते हुए खाएगा, उसका डायपर चेंज होगा तब मोबाइल चला दिया जाएगा। पेरेंट्स घर में किसी काम में बिजी हैं तो बच्चे को मोबाइल में लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट सीखता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का पीरियड वही है, 6 महीने, जन्म से 6 महीने से लेके 2 साल तक का, वो क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। हाँ, अच्छा। हाँ, अब उस समय बच्चे को जो वातावरण मिलेगा
वही डिसाइड करता है कि बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है या भाषा का जो डेवलपमेंट है वो क्या रूप ले रहा है। अब बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में रहेगा और वर्चुअल वर्ल्ड से ही लैंग्वेज, अब डोरेमोन देख देख के वो बड़ा हुआ है, तो वो जब इंसान से बात करना नहीं ना सीखेगा, वो डोरेमोन से बात करना सीख रहा है। तो अब जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो माँ बाप को लग रहा है अरे ये तो भाई हमसे बात ही नहीं कर रहा है या हमारी बात का जवाब नहीं दे रहा है, तो उनको लगता है कि ये तो कुछ गड़बड़ है। तो इस एंटिटी को लोगों ने नाम दिया वर्चुअल ऑटिज्म। अच्छा। ये माइंड इट, ये एक क्लिनिकल एंटिटी नहीं है। ये एंटिटी जो है हम लोग जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या आर्टिकल देखते हो तो ये वो एंटिटी आई है, लेकिन एक्चुअली ऑटिज्म ना होके वो बच्चों में भाषा का जो विकास है, जो उनका डेवलपमेंट है, चूंकि वो सही रास्ता नहीं पकड़ रहा है, इसलिए वो ऑटिज्म जैसा लगता है लेकिन वो ऑटिज्म होता नहीं है। तो इसी को वर्चुअल ऑटिज्म का नाम दिया गया है। और ये आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना कॉमन हो गया है आजकल के ज़माने में कि हम समझा के थक जाते हैं अभिभावकों को कि भाई आपके बच्चे को आपसे बात करने की ज़रूरत है, आप उनको समय दीजिए, आप उनसे बात करिए। इंसान से इंसान की लैंग्वेज में जब तक बच्चा बात करना नहीं सीखेगा तो ऑटोमेटिकली वो एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ अग्रसर होगा और आपको लगेगा कि मेरे बच्चे को तो कोई परेशानी है, कुछ बीमारी हो गई है। तो अधिकतर केसेस जो वर्चुअल ऑटिज्म लेके हमारे पास आते हैं वो एक्चुअली उनको कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट हल्का सा डिले होता है। समय रहते अगर पेरेंट्स उस पर ध्यान दें और उसके ऊपर काम करें तो बच्चा आराम से मेन स्ट्रीम में आ जाता है। कितने केसेस ऐसे आ रहे हैं जो वर्चुअल ऑटिज्म को लेके आते हैं? देखिए, इस पे कोई प्रयोग या कोई स्टडी तो हम लोगों ने टू बी वेरी फ्रैंक नहीं की, क्योंकि हमारा जो अस्पताल है वो एक स्ट्रिक्टली क्लिनिकल इंस्टीट्यूट है। तो हम लोग अस्पताल में वर्चुअल ऑटिज्म का डायग्नोसिस नहीं करते हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर हमारे पास 10 अभिभावक आते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म, और हम पाते हैं कि भाई एक्चुअली ऑटिज्म नहीं है, तो आप मान के चले 10 में से 3 से 4 लोग ऐसे होते हैं। आप समझ सकते हैं कि भाई कितना प्रेवलेंट है ये हमारे समाज में। लेकिन हम अपने समाज में देखते हैं कि छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। क्या ये न्यू नॉर्मल है? तो न्यू नॉर्मल बोलना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि जो लोग थमाते हैं उनके पास भी अपने कारण हैं थमाने के। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का जो विकास है या उनके जो डेवलपमेंट का जो ट्रेजेक्ट्री है, उसको जो दिशा है, कहीं ना कहीं वो बच्चों के डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल रहा है और आगे भी डालता रहेगा। कभी हम उसको 3 साल की उम्र में समझ रहे हैं, हो सकता है कुछ चीज़ों के बारे में हम 6 साल के बाद समझें या 10 साल के बाद समझें। कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम जो है वो सही समय पे बच्चों को देना ज़रूरी है। आपने सुना भी होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, उसने तो अभी दिशा निर्देश भी निकाल दिए हैं कि 3 साल की उम्र के बच्चों को स्क्रीन देना ही नहीं है। 3 साल तक के बच्चों को, 3 साल की उम्र तक के बच्चों को, 3 साल तक की उम्र के बच्चों को स्क्रीन देना ही नहीं है। तो कुछ कंट्रीज में तो पॉलिसी आ गई कि छोटे बच्चों को सोशल मीडिया बैन है। ऑस्ट्रेलिया में तो ये लॉ बन गया है कि आप 16 साल के बच्चों के नीचे में उनको सोशल मीडिया यूज ही नहीं करना है। ठीक है, दुनिया का एक तबका उसके फॉर है, एक तबका उससे अगेंस्ट है। लेकिन बच्चों के साथ काम करते हुए इतने सालों से हम ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्क्रीन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में अच्छे प्रभाव की जगह दुष्प्रभाव ज़्यादा डाल रहा है। अच्छी चीज़ें भी हैं स्क्रीन न्यूज़ की। भाई बच्चा इंफॉर्मेशन पाता है, एक अच्छा मीडियम होता है सीखने का, समझने का। पेरेंट्स के ऊपर जो बोझ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ जो होती है वो मॉडरेशन में अच्छी लगती है। अगर आप अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को स्क्रीन का दोस्त बना दें तो कहीं ना कहीं हम बच्चों के विकास को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो हर बच्चा जो स्क्रीन देख रहा है वो वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो सकता है? नहीं। ओके, देखिए वही वाली बात है ना कि अब मूड तो हम सबका खराब होता है, लेकिन हम सब तो डिप्रेस नहीं होते हैं।
ठीक है। लोग नशा करते हैं, पार्टी करते हैं, जैसे वीकेंड है आज, है ना, लोग कई 10 लोग वीकेंड में जाके नशा करेंगे, लेकिन 10 के 10 लोग तो जाके नशा विमुक्ति केंद्र में भर्ती नहीं होंगे ना सर। तो उसके बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स फैमिलियल होते हैं, पारिवारिक होते हैं, कुछ घर का माहौल के फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ पर्सनल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स जब किसी बंदे को प्रीडिस्पोज करते हैं उस चीज़ के लिए, तो उनमें वो सब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कैसे पेरेंट्स समझे कि उनके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है? शुरुआती लक्षण क्या है इसका? देखिए, जब आप देखें कि 6 महीना साल भर होते होते बच्चे का जो लैंग्वेज है, बच्चा क्या शुरू करता है, सबसे पहले आवाज़ निकालना शुरू करता है, फिर सिंगल वर्ड या सिंगल सेंट जैसे माँ, बा, दा ऐसे शुरू करता है, फिर 2 शब्दों का बाबा, मामा, पापा शुरू करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चा 2 शब्दों से 3 शब्दों से सेंटेंस बनाना शुरू करता है। तो ये प्रक्रिया जो है 6 महीना से लेके साल से 1.25 साल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1.5 साल तक अगर आपका बच्चा 2 शब्द जोड़ के नहीं बना पा रहा है तो कुछ गड़बड़ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चा आपसे प्रॉपर तरीके से आँख नहीं मिला रहा है, 4 महीने का एक बेबी होता है जो क्रेडल में होता है, जब घरवाला उसके सामने से निकलता है तो वो उनको फॉलो करता है, तो वो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। ये कितने 4 मंथ्स बेबी? 4 मंथ्स का बेबी धीरे धीरे बढ़ता है, ये तो देख एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है आपकी बात का जवाब, एक मान लो 1.5-2 साल का बच्चा है, वो आपकी बात का जवाब देने के बजाय एक अजीब सी लैंग्वेज में, एक अजीब से जैसे कार्टून कैरेक्टर नहीं होते हैं उनके तरीके से बात कर रहा है, तो समझ लीजिए जी कुछ गड़बड़ है। समझ लीजिए कि अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठे, उसको समय दें, उसके साथ बात करें, ना कि उसको जब ज़रूरत हो तो मोबाइल पकड़ा दें। अच्छा, मेरा बच्चा है 5 साल का और वो बड़ा बेबी जैसा हरकत करेगा, मम्मा मैं तुम्हारा छोटा बेबी, और वो एकदम सुगत टाइप का बोलना शुरू करेगा। तो क्या ये भी किसी तरह का ऑटिज्म है? देखिए, इसको ऑटिज्म नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं लर्निंग। ठीक है, देखिए आप हर चीज़ को बीमारी का नाम नहीं दें तो अच्छा रहेगा। हम लोग लर्निंग हमारी जो होती है वो हमारे जो डेवलपमेंट है बच्चों का उसको डिसाइड करती है। अब वो लर्निंग जो होती है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी होती है, वो लर्निंग जो होती है परिवार में होती है कि फैमिली में कैसे लर्निंग हो रही है, वो लर्निंग जो होती है सोशल लर्निंग भी होती है। भाई बच्चा 3 साल के बाद, जब 3 साल होता है, किंडरगार्टन जाना शुरू करता है, केजी वगैरह में, तो वहाँ पे लोगों के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। कितने वर्ष तक के बच्चों में ये वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो सकते हैं? देखिए, जनरली वर्चुअल ऑटिज्म जो लोग पाते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक बीमारी नहीं है। हाँ, ये केवल एक इंटरनेट सेंसेशन है। ठीक है, जो पेरेंट्स अपनी कमियों को छुपाने के लिए, बुरा ना माने वो लोग, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपने बच्चों के ऊपर डाल दे रहे कि इसको तो बीमारी है, इसको तो प्रॉब्लम है। लेकिन जनरली ये जो है वो आपका 1.5 से 3 साल के बीच में पता चल जाता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। उससे लेट जनरली नहीं पता, तब तक लोग अवेयर हो जाते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है करके। अच्छा, आइडियली एक पेरेंट्स को अगर वो मोबाइल देना ही पड़े तो कितना देर देना चाहिए? 3 साल तक के बच्चों को, और फिर उसके बाद 3 के ऊपर वाले पे बात कर लेंगे। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल लर्निंग के लिए होना चाहिए बच्चों के लिए, और खाना खिलाने में जो मम्मा देती बिल्कुल, वो मेरे हिसाब से या मेरे जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जो बच्चों के ट्रीटमेंट में जुड़े हुए हैं, हम सब इसी बात को अग्री करेंगे कि अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को स्क्रीन ना दें। मेरी बात समझिए, अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को स्क्रीन ना दें, और अगर देना भी पड़े तो जितना टाइम बच्चा स्क्रीन के साथ बिता रहा है उससे कहीं गुना ज़्यादा टाइम बच्चा आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन में गुजारे। तो आप कड़वी सच बता रहे हैं, पता नहीं लोग कैसे एक्सेप्ट पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहा हूँ ना, इट इज़ बेटर। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, बेटर सेड देन डन। लेकिन जब लोग वर्चुअल ऑटिज्म की बात कर रहे हैं तो उन्हें समझना पड़ेगा कि जिम्मेवारी हमारी है, ना कि हमारे छोटे बच्चों की, जिनको तो समझ ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सर आपको रियलाइजेशन तो लाना पड़ेगा अपने अंदर। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि ऐसा बेचारे अभी बच्चा है, शर्मिला है, लाडला है, ऐसे कह के भी टाल जाते हैं पेरेंट्स। देखिए,
अगर आप टालेंगे और बच्चा अगर पकड़ लेगा 2 साल होते होते तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पकड़ पाएगा तो फिर आप परेशान होंगे और उसको लेके पूरी दुनिया घूमेंगे। ये सोच खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। देखिए, एज अ पेरेंट, एक अभिभावक के तौर पे, एक टीचर के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, एक परिवार के तौर पे, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों की जो डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी है उसको रियलाइज़ करें, उसको समझें और उसको सही दिशा में चलने दें। और हर बच्चे की डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी जो होती है वो अलग होती है। आप ये सोचेंगे कि इसका बच्चा, ये होता है ना कि इसका बच्चा तो कर लिया इसने, लेकिन हमारा बच्चा तो नहीं कर रहा। जब आपके हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है तो 2 बच्चों की डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी एक जैसी कैसे हो सकती है? तो हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा अलग है। ये पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे की यूनिकनेस को पहचाने और उस हिसाब से अपने बच्चे को आगे लेके जाएं। एक ऑडियंस ने मैसेज किया है कि मैं अपने घर के काम में व्यस्त होती हूँ और बच्चा शांत रहे उसके लिए मैं मोबाइल दे देती हूँ, तो क्या मैं अपने बच्चे को बीमार कर रही हूँ? अगर स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो जाए, मैंने बोला ना बहुत सिंपल है। देखिए, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। मैंने क्या बोला, मैं आपको एक रफ ये दे रहा हूँ। अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम उसके ह्यूमन इंटरेक्शन से ज़्यादा है, अच्छा, तो वो खतरे की घंटी है। अभी तो आप दे रहे हैं उसको, 1-1.5 साल 2 साल होते होते बच्चा मांगेगा, वो खाना ही नहीं खाएगा जब तक आप उसको मोबाइल में वो क्या कोकोमेलन और डोरेमोन और ये सब कार्टून ना लगा दें। अरे बच्चा अपनी मम्मी के पेट से थोड़ी सीख के आता है मोबाइल देखना, हम सिखा रहे हैं हम। और नॉट ओनली दैट, बच्चा अपना तो मोबाइल हम दे ही रहे हैं, साथ में जब वो बच्चा अपनी माँ को देख रहा है, या सॉरी माँ को बुरा नहीं मानना चाहिए, बच्चा जब कोई भी माँ पिताजी अपने घर वालों को देख रहा है कि वो खाने के टेबल पे बैठ के एक दूसरे के मोबाइल अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो बड़ी राइप एज है ना सर, जो 0 मतलब जन्म से लेके 2 साल तक इंसान के दिमाग का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। उस एज में बच्चे को दिमाग में आप क्या भर रहे हैं, क्या उसके दिमाग में घर कर रहा है, वो जिंदगी भर रहता है उसके साथ। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत हमको समझदारी से पेश आना चाहिए। ये तो इंटरनेट सेंसेशन बनने में तो आजकल सर समय नहीं लगता है ना, कोई भी वर्ड, कोई भी वाक्य, कोई भी वाकया जो है वो फटाक से सेंसेशन बन जाता है, लेकिन उसका हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये तो समझने और सोचने की चीज़ है। लेकिन आज के न्यूक्लियर फैमिली में समाधान भी क्या है? अगर मोबाइल ना दें या बच्चे के साथ को इंगेज ना करें, तो एक पेरेंट्स के पास क्या विकल्प है दूसरा? देखिए, विकल्प से ज़्यादा ज़रूरी है रियलाइजेशन, नॉलेज। अगर आपके पास रियलाइजेशन और नॉलेज रहेगा, सही नॉलेज रहेगा, तब अपने आप आपका दिमाग विकल्प ढूंढेगा। सर, विकल्प किताबों में लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको। हर परिवार अलग है, हर घर अलग है, हर महिला की नौकरी अलग है, घर अलग है, हर हस्बैंड का काम अलग है। क्या बात तो है, आप एक विकल्प लेके कैसे चल सकते हैं सर? बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट है समझ, सोच और रेडीनेस टू चेंज, बदलाव के लिए तैयार होना। हाँ, आपका दिमाग अपने आप विकल्प खोजेगा। अरे जब आप 2 लाख 3 लाख महीने का नौकरी कर रहे हैं, तो इतना तो दिमाग ऊपर वाले ने आपको दिया है ना कि आप अपने लिए सोल्यूशन खोजें। तो सर, ये कहना तो ठीक नहीं है कि भाई विकल्प किताबों में लिखे हुए मिलेंगे आपको। अच्छा, क्या मोबाइल और टीवी भी वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार बना सकता है? जी, मोबाइल स्क्रीन होता है। ओके, इसको ज़्यादा कंफ्यूज, इसमें ज़्यादा बहुत ये नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं लानी है। एनी स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, चाहे वो टैबलेट का स्क्रीन हो, चाहे वो टीवी का स्क्रीन हो। आजकल तो प्रोजेक्टर भी चलते हैं घर में। बिल्कुल। तो कोई भी स्क्रीन जो हमें एक वर्चुअल देखिए, कोई भी जो आप टीवी पे देखते हैं या स्क्रीन में देखते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो मतलब मूवी जिसको भी बोलते हैं, मूवी हो, रील हो, कुछ हो, तो सब तो वर्चुअल वर्ल्ड ही है ना सर। तो अगर आप कोई भी स्क्रीन देख रहे हैं, उसका सिमिलर प्रभाव होता है हमारे बच्चों के ऊपर सर। जो माता पिता या पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स खुद ही देख रहे हैं, क्या आपको लगता है उनका इस बिहेवियर का बच्चों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है? मैंने बोला ना आपको, बच्चा सब देख रहा है।
वो सब ऑब्जर्व कर रहा है, वो सब समझ रहा है कि मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं। वही 6 साल का बच्चा, वो टोडलर कैसे समझती है? अरे सर आप क्या बात करें, वो 6 साल का बच्चा जब उसकी माँ को रियलाइजेशन होते है तो बहुत स्क्रीन देख रहा है, जहां उसको डांटना शुरू करती है वो बोलेगा आप भी तो देख रहे हो। हमारे पास आते हैं कि सर बहुत स्क्रीन यूज करता है, कुछ इसका स्क्रीन छुड़वा दीजिए। तो मेरे उसमें 2 सर पॉइंट रहते हैं। मैंने कहा पहली बात, आज की डेट तक दुनिया में स्क्रीन छुड़ाने की दवा नहीं बनी है। दूसरा, जिस रास्ते पे आप अपने बच्चे को चलाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। आपको अपने स्क्रीन टाइम को रेगुलेट और रेगुलराइज करना पड़ेगा। आपको एक प्रेरणा, आपको एक मतलब एक स्रोत बनना पड़ेगा कि बच्चा आपको देख के सीखे। सर इसका और कोई इलाज नहीं है। और जब ये बीमारी बढ़ जाती है, इंटरनेट एडिक्शन करके एक बीमारी होती है सर, उसका बहुत बच्चे के लाइफ में बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। सर कोई एक एग्जाम्पल से समझे, हमारे जो ऑडियंस है वो एग्जाम्पल से समझना चाहता है। देखिए सर, अब जैसे चल रहा है हमारे पास जिस तरह के केस स्टडीज़ होती हैं, हमारे पास 12 साल के बच्चे को लेके आया जाता है कि बच्चे ने पिछले 1.5 साल 2 साल से खाना पीना कम कर दिया है, स्कूल इर्रेगुलर हो गया है, अधिकतर टाइम जो है वो अपने मोबाइल में लगा रहता है। आजकल बच्चों के अपने अलग कमरे होते हैं तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता है, और देखते देखते पता चल रहा है कि साल 1.5 साल ख़त्म होते होते स्कूल भी छूट गया, खाना पीना भी इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया है। अब हमारे पास हाथ पैर एकदम फूल जाते हैं उनके, वो आते हैं कि सर कुछ भी करके आप इसको ठीक करिए। तो हमारे एक एडिक्शन का क्राइटेरिया होता है, उसको हम पहले देखते हैं, बिहेवियरल एडिक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। मतलब ये ब्रॉड हेडिंग होती है बिहेवियरल एडिक्शन, मतलब बिहेवियर के जो, जैसे नशे का एडिक्शन, दारू का, गांजा का एडिक्शन हम सब सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर जो हमें बार बार करने के लिए या बार बार उसमें घुसे रहने के लिए मजबूर करते हैं, अगर हम उसको हटाते हैं अपने पास से तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हम गुस्सा करने लगते हैं। आपने सुना होगा ना कि बच्चों का अगर आप मोबाइल छीन लें या उसको रिचार्ज नहीं कराएं तो कुछ बच्चे अपना खाना ही छोड़ देते हैं। खाना छोड़िए सर, बच्चा लोग आजकल अपना जिंदगी खत्म करने लगे उस चीज़ के लिए। मैं आपको एकदम हाइट्स बता रहा हूँ। अभी दिल्ली में जो घटनाक्रम हुई जिसमें 3 बच्चे एक साथ सॉरी पापा लिख के जान दे दिए, इंटरनेट एडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट एडिक्शन है। अब उनको है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन ये इंटरनेट एडिक्शन का ही एक, या बिहेवियरल एडिक्शन जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये उसी का एक ब्रॉड इसका ये हेडिंग है उसका। और एडिक्शन मतलब बीमारी, चाहे वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, वो एक मानसिक बीमारी है, वो बुरी आदत में नहीं है। देखिए जैसे नशे की 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है कि लोग कभी कभी रिक्रिएशन के लिए थोड़ा ले लेते हैं, है ना, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है एक स्टेप, फिर वो बनता है सोशल ड्रिंकिंग, कि भाई आदमी ग्रुप में जाके नशा ले रहा है, फिर वो बनता है हैबिचुअल ड्रिंकिंग, कि वो आदत पड़ जाती है कि चाहे अकेला हूँ चाहे दोस्तों के साथ तो लेना ही लेना है। फिर चौथा स्टेज आता है, उसको बोलते हैं डिजीज्ड ड्रिंकिंग, मतलब मुझे पता है कि ये व्यसन जो है मेरा या ये नशा जो मेरा है, अब चाहे वो किसी सब्सटेंस का नशा हो, चाहे वो इंटरनेट का नशा हो, चाहे वो आजकल तो एक्सरसाइज का भी नशा होता है लोगों में, है ना, वजन कम करने के लिए। तो मतलब किसी भी तरह का नशा जब मेरे शरीर और दिमाग पे दुष्प्रभाव डालना शुरू करे और ये जानते हुए भी मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिजीज्ड ड्रिंकिंग, या ये एडिक्शन का रूप ले लेता है। और माइंड, ये मैं सबको बोलना चाहता हूँ, ये एक मानसिक बीमारी है। इसको बुरी आदत, खराब आदत, गंदी आदत समझ के डिस्कार्ड ना करें, या जिसको ये बीमारी हुई है उसको कम मत समझिए, उसको मदद की ज़रूरत है, और जितना जल्दी हो सके हमें उस इंसान की, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हमें उसकी मदद खोजने की और मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं केस स्टडी लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक घटनाक्रम पेपर में देखा कि 3 बच्चे छत से कूदकर एक साथ जान दे दिए। वजह मोबाइल, वजह पिताजी ने उसके रिचार्ज नहीं किए या मोबाइल छीन लिए। और पूरी स्टोरी कुछ इस तरह थी डॉक्टर साहब कि पिछली बार जब वो मोबाइल ले लिए
तो बच्चे इतने हड़ताल किए कि उनको दोबारा मोबाइल खरीद के देना पड़ा। इस बार फिर दोनों के बीच में चिक हुआ तो तीनों ने जान ही दे दिया। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि वो बच्चे आज की डेट में जान देने को व्याकुल हैं मोबाइल और इंटरनेट के लिए? देखिए, एक कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव डिसीजन, ठीक है ना। जान देने अलग अलग तरीके के जान देने की चीज़ें होती हैं। सिंपल शब्दों में बोलूँ, कई बार आदमी का मन बहुत ख़राब हो जाता है तो वो सोच समझ के अपना ज़िंदगी को ख़त्म करता है। डिप्रेशन में जब सुसाइड होता है तो आजकल जो देखा जा रहा है, अचानक से मूड ख़राब हुआ, गुस्सा आया, इनका तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपना ही बिगाड़ लेते हैं। और बच्चे आजकल वो भी तो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना। आप कोरियन ड्रामा देख रहे हैं, इंडियन ड्रामा देख रहे हैं कि किस तरह से मूवीज वगैरह की उनको आदत थी। मतलब आप कोई भी ड्रामा देख रहे हैं, आप तो ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन वही ड्रामा जो है कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बन जा रही है। वही जो वर्चुअल लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें नाराज होके अपनी जान देना वो देखते हैं उसके अंदर, तो उनको वो एक रास्ता नज़र आता है कि भाई मेरी बात नहीं सुनी जा रही, इससे अच्छा तो मैं चली जाऊं या चला जाऊं, मैं ख़त्म हो जाऊं मैं। इसको कहते हैं इम्पल्सिव सुसाइड। इम्पल्स आता है और उस इम्पल्स में हम उस क्षण भर के लिए अपनी सोचने समझने की, एनालिसिस करने की, सही डिसीजन लेने की शक्ति खो बैठते हैं। 3 बच्चे एक साथ। देखिए सर, वही तो समझ की चीज़ है। हर रोज कम से कम एक बच्चा जो है अपनी जान दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो डिसीजन एक के लिए हो सकता है, लेकिन तीनों सामूहिक रूप से कैसे किए? देखिए, इसको बोलते हैं कॉपी कैटिंग, ठीक है ना, कॉपी कैट करना। हाँ, उन तीनों की जिंदगी, मैं अब उस केस पे जा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है या न्यूज़ में मैंने देखा है, उस पे मैं, मेरे जो ये रहेंगे, मैं एनालिसिस करने वाला कौन होता हूँ उस चीज़ का, लेकिन जो मैंने सुना है या मैंने देखा है उसके बारे में। होता क्या है कि चूँकि बच्चों के पास कोई और साधन नहीं है लोगों के साथ सोशलाइज करने का। मैंने सुना कि वो तीनों बच्चे जो हैं उनका स्कूल बंद हो गया था। करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे वो अपने कमरे में अलग से तीनों साथ में रहते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि ज़िंदगी जो है वो आपस में तीनों की ज़िंदगी इतनी मतलब जुड़ गई थी या इतनी गुत्थम गुत्था हो गई थी कि उनको लगता था कि जो इसके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी होगा, या जो ये करेगी वो मैं भी करूँगी या मैं भी करूँगा। तो कई बार एक डिसीजन जो होता है वो 2-3 या ज़्यादा लोगों उस चीज़ को शेयर करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम किसी पंथ को फॉलो करते हैं या हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो कई बार ऐसा नहीं आपको लगता है कि हमें देख के बहुत सारे लोग उसी थॉट को, उसी बिलीफ को या उसी पंथ को फॉलो करने लगते हैं। तो एक शेयर्ड बिलीफ होता है, इसको शेयर्ड बिलीफ बोलते हैं। एक शेयर्ड बिलीफ होता है। इसी तरह से शेयर्ड बिलीफ धीरे धीरे होते 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 एक शेयर्ड वर्ल्ड बन जाता है। और उस वर्ल्ड में उसमें एक बंदा जो होता है वो बॉस होता है और बाकी जो होते हैं वो उसके फॉलोअर्स होते हैं। तो वो एक छोटा सा इनका एक, मुझे लगता है वो बन गया था, एक सेल बन गया था। शेल में वो रह गए थे बेचारे। उनको लगा कि भाई जब ये चली गई तो फिर हमारे रहने का क्या, इतना भी नहीं सोचा होगा, इसने किया हम भी कर देते हैं। ये इतना मतलब ट्रैजिक है। ये इतना इजी है क्या ये डिसीजन सर? या उस मोमेंट में मैंने क्या बोला, कोई वही तो मैंने आपको बोला ना, डिसीजन मेकिंग हमारी जो होते हैं उस समय कुंठित हो जाती है। जब हम इम्पल्सिवली कुछ करते हैं उस समय जो हमारे मन में आया, बिना सोचे समझे कि ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे लिए या हमारे अपनों के लिए या किसी और के लिए क्या होंगे, हम उसको कर बैठते हैं। एक सवाल लूँगा कि क्या ज़्यादा स्क्रीन टाइम, ज़्यादा इंटरनेट हमारे डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटीज को इम्पैक्ट करता है? डेफिनेटली। यही तो सारा मॉरल ऑफ द स्टोरी यही तो है सर। जब हम अपना जो आँख से कुछ वर्चुअल चीज़ देख रहे हैं, तो अगर हम अपने को सही मौका, समय और चांस ना दें और चीज़ों पे ध्यान देने का, तो हमारा दिमाग उसी में चलने लगता है। और कई कारण हैं, सिर्फ ये कारण नहीं है।
फिर उसके बाद क्या है, हम कितना समय बिता रहे हैं, हम कैसे समय बिता रहे हैं, हमारे बाकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई घर में रहना, घर का ख्याल रखना, पापा अकेले हैं मतलब बाहर रहते हैं, मतलब घर के जो काम काज होते हैं उसमें हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, धीरे धीरे करके वो भी ख़त्म होने लगता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं जब आप एक बंद जाते हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड में या एक वर्ल्ड में बंद जाते हैं, उस समय आप रियल वर्ल्ड के लिए, जो एक्चुअल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड ठीक नहीं, एक्चुअल वर्ल्ड में हो क्या रहा है उससे आप थोड़ा कट से जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमें बाहर से स्टिमुलस नहीं मिलता है या बाहर से हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं बाहर की, तो हमारी डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके वो कम होने लगती है। आइए, अभी तक तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये वर्चुअल ऑटिज्म क्या है और किस किस तरह का लक्षण हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ लक्षण है ऐसा जो आपको लगता है महत्वपूर्ण है, हमारे ऑडियंस को जानना चाहिए? देखिए, अगर आप सिर्फ स्क्रीन की बात कर रहे हैं ना, तो स्क्रीन यूजेज जो होता है वो किसी भी उम्र के लिए एक्सेसिव स्क्रीन यूजेज जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं वो हमारे जो टाइम है उस टाइम को, मैं अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, किल करता है। जितना, जैसे हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इस तरह से लोग अपने एक दूसरे को उतना समय नहीं देते हैं। ठीक है, हमारे सोशल मीडिया में दोस्त ज़्यादा होते हैं। आपको अगर आज किसी की ज़रूरत हो तो कितने सोशल मीडिया के दोस्त आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं लोनलीनेस का एक बहुत बड़ा कारण है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यूज़, लोनलीनेस। और लोनलीनेस किसी भी कास्ट, क्रीड, कल्चर, उम्र का मोहताज नहीं है सर। करेक्ट। बच्चा भी लोनली हो सकता है, हम और आप भी लोनली हो सकते हैं, बूढ़े लोग भी लोनली हो सकते हैं। कभी-कभी हम लोग भी फील करने लगते हैं 42 में कि भाई बहुत अकेलापन फील हो रहा है। तो लोनलीनेस, और लोनलीनेस के साथ धीरे धीरे करके एक फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस हमारा जो है वो घटता चला जाता है। अगर हमें कोई पसंद ना करे, हमें कोई लाइक ना करे या फॉलो ना करे, तो कहीं कहीं लगता है यार अपने ऊपर ही मैं सवाल करने को, क्या मेरा एफर्ट्स ठीक दिशा में जा रहे हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन लेंगे। तो लोनलीनेस हुआ, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस हुआ, ठीक है, एंग्शियस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं इसकी वजह से, घबराहट के लक्षण आने लगे, पैनिक होने लगता है उनको अचानक से, अरे लाइक नहीं आ रहे, पैनिक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसका मिस यूज़ होने लगता है, प्राइवेसी के इश्यूज़ की वजह से इसके मिस यूज़ होने के डर और चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लिस्ट जो है सर एंडलेस है कि इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमें ये भी समझना है कि इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और दुष्प्रभावों के बारे में जानना है। कम से कम आप जानेंगे तभी उनसे आप थोड़ा सा दूर रह पाएंगे या उसको चेक कर पाएंगे। कोई एक ऐसा केस आप बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को जो लगता है आपको कि डिस्कशन में लाना चाहिए? देखिए, मैं सच बोलूँ तो मैं आपको और आपके ऑडियंस को डराना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना, लेकिन इन सब का जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स है वो बहुत मैनीफोल्ड है। आदमी सोशली आइसोलेटेड हो जाता है पूरी तरीके से, अपने परिवार से कट जाता है, अपना ध्यान रखना छोड़ देता है, एंड वर्स्ट केसेस में बच्चा जो होता है सुसाइड भी कर लेता है, जो हम लोग आजकल समाज जो आप देख ही रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, हम होने के बाद ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल। एज अ क्लिनिशियन और एज अ पब्लिक हेल्थ सर्वेंट मेरा ये मानना है कि हम ये सब बातें कुछ घटना घटने के बाद क्यों करते हैं। ये बातें हमें रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे के साथ करती रहनी चाहिए। पेरेंट्स को
हम सब पेरेंट्स हैं ना, हम सब विभाग हैं, हमें एक दूसरे को रह के अवेयर कराते रहना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों के साथ या उनके डेवलपमेंट के साथ जस्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या हमें उनको उतना क्वालिटी टाइम, देखिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है सर, क्वालिटी टाइम इंपॉर्टेंट है। आप 5 मिनट में बच्चे को देते हैं, उसे कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं, बच्चे का उसके ऊपर मैनीफोल्ड इम्पैक्ट होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पहचानना कि कहीं ना कहीं जो रेड फ्लैग्स हैं, जो वार्निंग साइंस हैं, उनके बारे में हमें जानकारी है या नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो समय रहते हम उस गड़बड़ी को करेक्ट करने का जो मौका हमको मिला है उसको हम डिस्कार्ड ना कर दें, उसको हम छोड़ ना दें, उसको हम भूल ना जाएं। अच्छा, एक और बार थोड़ी सी आगे चलते हैं। हमने पढ़ा कहीं पे कि अपने देश में 10% लोग मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं। क्या रियलिटी है? देखिए, अब आप डेटा पूछ रहे हैं तो मैं आपको डेटा बताता हूँ। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था 2015-16 में। अभी नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2.0 चल रहा है। जो मेरा जो मिनिस्ट्री है, जिस मिनिस्ट्री के अंडर में मैं काम करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो इस सर्वे को कराती है और दुनिया का अपने आप में बड़ा अनोखा और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है। तो 2015-16 का जो पहला सर्वे हुआ था, उसमें झारखंड में जो सर्वे हुआ था, उसमें मैं उसका कोऑर्डिनेटर था। तो उसका रिज़ल्ट बड़ा क्लियरली आया था कि 10.6% लोग जो हैं हमारे देश में मेंटल इलनेस से या मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। अब अब वो हम मान के चलते हैं कि 10 साल में वो डेफिनेटली बड़ा होगा। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उन 10% लोगों में केवल 20 से 25% लोग ही हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आगे आते हैं। ट्रीटमेंट गैप जिसको बोलते हैं, वो 80% तक ट्रीटमेंट गैप है सर। तो आप ये सोचिए कि हम किस, एकदम कहते हैं ना, टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह से एक हम ज्वालामुखी पे बैठे हुए हैं, और जो हम रोज देखते हैं, सुनते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये हो गया और वो हो गया। ऐसा नहीं कि हम लोग उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम जो है वो केवल स्पेशलिस्ट तक नहीं रहना चाहिए। वो समाज के हर स्टेक होल्डर को, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे वो सर्विस क्लान लोग हों, फार्मर्स क्यों ना हों, हमारे जो गांव के लोग क्यों ना हों, सर उसके लिए पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सामाजिक विकास जो होता है या सोशल डेवलपमेंट जो होता है, उसके लिए आपको BA, MA, LLB करने की ज़रूरत नहीं है सर। वो हम सीख के आते हैं और अपने वातावरण से सीखते हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव इंटरेक्शन करते रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी मेकर्स को भी समझना होगा कि भाई हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। और आपको मैं एक अच्छी खबर देना चाहूँगा, पहली बार हमारे देश के इतिहास में 75 साल के बाद पहली बार हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंटल हेल्थ का उल्लेख किया है इस बार के बजट में। हाँ, अभी तो अखबार या सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि झारखंड को क्या मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। ये इस बार हेल्थ बजट भी एक्सपोनेंशियली बढ़ाया गया है, जो हम लोग हमेशा से खोजते हैं। क्योंकि हेल्थ, देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं ना, अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी ना देश का विकास होगा सर। और पहले एक कहावत थी, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का विकास होता है, थी ना। कोविड के बाद आदमी को ये भी समझ में आने लगा है कि स्वस्थ मन में भी स्वस्थ तन का विकास हो सकता है। तो अगर आपका मन चंगा नहीं है, अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी उतना ही जियोपार्डाइज कर रहे हैं जितना आप अपने मेंटल हेल्थ को कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं इस देश की जनसंख्या का एक हिस्सा मैं भी हूँ। बिल्कुल। मैं कैसे समझूंगा कि मुझे मानसिक स्वास्थ्य लाभ लेने की ज़रूरत है? बहुत आसान है। हाँ, बहुत आसान है। हाँ। किसी भी वजह से जब आपको लगे कि कुछ ऐसे लक्षण, मन नहीं लगना, रह के घबराहट आना, परेशान हो जाना, छोटी छोटी बात पे हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं 15 दिन हो गए, ये चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं। ओके। हाँ, 3 हफ्ता हो गए, धीरे धीरे करके जब ये लक्षण हमारे सामाजिक,
हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा जो पर्सनल फंक्शनिंग है उसको हैम्पर करने लगे, उस पर प्रभाव डालने लगे कि आपका खाना पीना कम हो जाए, बच्चों पे नाहक गुस्सा करने लगे। आप सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक था, न्यूज़पेपर पढ़ना आजकल आपको अच्छा लगा। जब इस तरह के लक्षण आपको अपने अंदर लगे, आपको लगे मेरा प्रोडक्टिविटी ग्रेजुअली कम हो रहा है। हर आदमी अपने से ठीक होने की कोशिश करता है और होना भी चाहिए। तो 15-20 दिन तक अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने नियर एंड डियर वन से बात करेंगे। सर बात करेंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे उस समय। आप एडल्ट में भी ये नोटिस कर रहे हैं कि उनके अंदर भी मनोवैज्ञानिक दबाव है या मनोचिकित्सक की ज़रूरत है या वो भी अंडर डिप्रेशन में है। तो एक तो आपने बताया अभी कि आपका अपना लक्षण से आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे है। दूसरी बात, हमने देखा है कि समाज में लोनलीनेस या और किसी वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट बढ़ गया। मान लीजिए कि अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे परिवार के 4 मेंबर मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं है, या कहीं ये लक्षण तो नहीं है कि वो कर ले, तो क्या इस तरह का कोई ट्रिक हो सकता है? देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि आपका कोई भी अपना, आप चाहे वो घर का सदस्य हो, आपका स्टाफ हो, हाँ, या आपके बच्चे हों, बड़े हों, जब आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनके स्वभाव या व्यवहार में कुछ स्टार्किंग बदलाव आया है, वो थोड़ा खोए खोए रहने लगे हैं, अपने में रहने लगे हैं, उनका जो दिनचर्या है वो जितना पहले अच्छे से होता था उसमें बदलाव आया है। या कभी कभी जो बड़े लोग जो होते हैं, मतलब जो वयस्क लोग जो होते हैं, वो कभी कभी ना साइंस देते हैं, है ना, कि साइंस मतलब SIGN वाला साइंस देते हैं कि भाई कोई बोलेगा कि अब तो लगता है सब निपटा देना चाहिए। और 1-2 बार 3 बार इस तरह की बात कोई बोल रहा है तो उस समय उसको इग्नोर ना करें, उसको फ्लैग करें, रेड फ्लैग करें। और सपोज आपका कोई भाई ही है, सपोज, है ना, आप अरे कुछ तो गड़बड़, तुरंत उसको ना कन्फ्रंट करें, आप कुछ गड़बड़ है, गए लेके उसको घूमने के लिए, ठीक है, अब घूमने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, 1-to-1 में आप उससे बात करिए, बोलिए कि भाई मैं देख रहा हूँ बाबू कि कुछ कुछ बदलाव नज़र आ रहा है, मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं सब समझ सकता हूँ, अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 मिनट अगर आप किसी से बात करें, यू कैन प्रिवेंट अ कल्पेबल सुसाइड। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है और कितनी बात करनी है। सब अटक जाते हैं हम लोग उसी में। एक केस स्टडी कोई बताएंगे जो आपको लगता है बहुत क्लोज था, जिसको सॉल्व किया? देखिए, हमारे पास इस तरह के केसेस जो आते हैं वो बड़े ही लास्ट स्टेज में या फाइनल स्टेज में, क्योंकि हमारा तो एक टर्शरी रेफरल सेंटर है, तो लेकिन हमारे पास भी बड़े सारे इस तरह के केसेस आते हैं कि भाई फ़ोन आता है कि सर अब नहीं सकूँगी मैं जा रही हूँ अपना हाथ काटने के लिए। मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ कि कभी भी तुम्हारे मन में ये बात आए, तुम बेझिझक 24 घंटा मुझे फ़ोन कर सकते हो डायरेक्टली। फ़ोन आया कि अब मैं ऊपर जा रही हूँ, तो मैंने उसके साथ बस 5 मिनट या 7 मिनट बात किया होगा। मैंने उसको ये बोला कि लाइफ में बहुत कुछ है और हमारी लाइफ जो है उस पर सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है। और आप ये सोचो कि इस सिचुएशन में जो आप आए हो, इसके अलावा भी एक सिचुएशन हो सकती है। तो ये करके फिर मैंने उसके साथ एक पैक्ट किया कि चलो हम लोग कल बैठ के आराम से 1-to-1 बात करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा बात करेंगे। तब तक तुम मुझे वादा करोगे कि आप कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाओगे जिससे आपकी जान को खतरा हो या आपके अपनों की लाइफ को कोई खतरा हो। तो ये हमारे लिए डेली का काम है सर। एक केस स्टडी में आपको क्या ही बताऊं, हमारे लिए डेली का काम है। उसके बाद भी हम लोग कॉमनली देखते हैं कि लोग सेल्फ हार्म जो है वो करते हैं।
बहुत ज़्यादा अगर सेल्फ हार्म होने लगता है, मतलब हम देख रहे हैं कि हम बातचीत से उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं सुधार पा रहे हैं, तो दवाइयों का ऑप्शन होता है। एकदम बंदा यही हो जाता है कि नहीं अब तो जाना ही है, तो फिर वो एक इंडिकेशन होता है कि उनको हम लोग भर्ती करके अपने 24/7 सुपरविजन में हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। एक लड़की है 20 साल की है और बात बात में हाथ काट ले रही है जी, क्या ये मानसिक रोग है? हो सकता है, अच्छा। बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे मानसिक रोगों में लोग जो होते हैं अपने को नुकसान पहुंचाने की तरफ जाते हैं। अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोगों को जो नशे के आदी होते हैं उनको नशे में अपने को नुकसान पहुंचाने से प्लेजर ज़्यादा मिलता है, तो वो एक कैटेगरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आपने एग्जांपल दिया कि कुछ लोग अपने इमोशंस को या अपने जो भाव हैं उनको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने शायद कुछ नहीं कहा, दोनों स्टेट में अचानक से उनका मन खराब होता है, वो जो इम्पल्स आती है और वो अपना नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जब हम नुकसान पहुंचा रहे होते हैं तब हमें वो आभास नहीं रहता, वो डिसीजन नहीं हम ले पाते हैं कि ये हमारे लिए फेटल या जान लेने वाला ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसी में कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली अपनी जान खो बैठता है। हर सुसाइड करने वाला या हर सुसाइडल अटेम्प्ट वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो मरना चाहे। तो हमें हर व्यक्ति को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, और जैसे मैंने आपको बोला उनके साथ उनको पहले तो पहचानिए, उनके साथ 1-to-1 बात करिए और उनको ये बताइए कि मदद आपके पीछे खड़ी है। ठीक है, मदद आपके पीछे खड़ी है, हम कुछ भी करेंगे लेकिन आपको इस सिचुएशन से निकालने की पूरी यथासंभव और सच्चे मन से कोशिश करेंगे हम लोग सब मिलकर। ये मेरा और आपका अकेले का काम नहीं है, पूरी टीम हमारी काम करेगी। उस टीम में थेरेपिस्ट भी होगा या डॉक्टर भी होगा, मरीज तो है ही है, मरीज अगर मैं उसको बोल सकता हूँ, साथ में उनके घर वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग इन सब सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और बड़ा रेगुलरली डेली बेसिस पे हम लोग ये काम सर कर रहे हैं। एक सवाल जो आज के जनरेशन को जोड़ता है जी, मैं नहीं जानता आपके पास इस तरह का केस है लेकिन आया होगा, क्या प्रेम भी एक तरह का नशा है और इंसान को मानसिक रूप से बीमार करता है? सॉरी, क्या प्रेम हाँ, जो यूथ हैं, जो जेन जी हैं या जो टीनेजर्स हैं, वो प्रेम में जब होते हैं यूजुअली हमने देखा है इस तरह का बिहेवियर कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, हाथ काटते हैं। ठीक है, तो क्या ये भी एक बीमारी है? देखिए बात सुनिए, प्यार जो है वो एक भाव है। प्यार का जो भाव होता है वो सिर्फ दो लड़का लड़की के बीच में नहीं हो सकता है सर। हर रिश्ते में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। प्यार ही है जो हमको ड्राइव करता है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, और अपने पार्टनर या अपने जो घर वाले हैं उनके ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए। तो अगर किसी वजह से किसी को सही समय पे सही जगह पे प्यार नहीं मिल रहा है तो वो उसको वल्नरेबल बनाता है, वो उसको कमज़ोर बनाता है, और कहीं ना कहीं उसका जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर होता है, वो थोड़ा सा गड़बड़ाता है वो डेवलपमेंट। और सिर्फ आप प्यार की वजह से ऐसा होगा ये बोलना ठीक नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें देखा जाता है कि बचपन में, अर्ली चाइल्डहुड में अगर अटैचमेंट फिगर जो है वो चली जाए या ख़त्म हो जाए, जैसे मान लीजिए अर्ली पेरेंटल लॉस हो गया, ये जो दिल्ली वाला केस है उसमें भी आपने देखा होगा मदर उनकी नहीं थी, फादर वॉज द ओनली केयर गिवर, है ना। तो अर्ली पेरेंटल लॉस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और सिचुएशन हो सकती हैं। अर्ली पेरेंटल लॉस कहीं ना कहीं बच्चों को उस प्यार से वंचित कर देता है, और कहीं ना कहीं बच्चे उस प्यार को और जगह खोजते हैं जो उनको कभी मिल पाता है और कभी नहीं मिल पाता। और जब नहीं मिल पाता है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है उन बच्चों के लिए। आगे जाके उनको मानसिक परेशानियाँ, चाहे तो इमोशनल रेगुलेशन का प्रॉब्लम जो आपने बताया कि भी मूड खराब हुआ, हाथ काट लिया, उदासी की बीमारियाँ, घबराहट की बीमारियाँ, इस तरह की बीमारियाँ, या बीमारी नहीं भी हो, इन लक्षणों की वजह से
उनका जो फंक्शनिंग होता है या उनका जो डेवलपमेंट होता है कहीं ना कहीं वो हैम्पर होता है। माता पिता आपस में लड़ाई करते हैं, क्या इम्पैक्ट इसका बच्चों पे, किस तरह का इम्पैक्ट आप नोटिस करते हैं? अगर आप अपने बच्चों के सामने लड़ रहे हैं तो बड़े सारे इम्पैक्ट होते हैं। बच्चा भी झगड़ालू बनेगा। जब वो देखेगा कि भाई मेरे माँ बाप मेरे सामने लड़ रहे हैं तो मैं भी क्यों ना लड़ूं, मैं भी अपनी बात जो है वो शोर शराबा करके लड़के हल्ला करके मनवा सकता हूँ या मनवा सकती हूँ। अगर माँ बाप लड़ रहे हैं लेकिन शायद बच्चों के सामने नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन दोनों की लड़ाई की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों पे वो जो ध्यान दे रहे हैं वो कहीं पीछे रह जा रहा है, प्यार भी कम हो जा रहा है, तो भी बच्चों में दिक्कत होने की संभावना है। तो देखा जाता है जो ट्रबल्ड फैमिलीज होती हैं, हर फैमिली में देखिए कुछ ना कुछ ट्रबल होता है। जो ज़्यादा ट्रबल्ड फैमिलीज होती हैं या जहाँ पे अर्ली डिप्राइवेशन के केसेस होते हैं, वो एक रिस्क फैक्टर है बच्चों में या तो उस समय या आगे जाके मानसिक परेशानियां होने के, बनने के या बन जाने के। तो ये हमेशा, इसलिए जब भी हमारे पास कोई केस आता है तो हम एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, माँ के पेट में जब बच्चा आया तब से लेके आज तक का एक एक फैक्टर खोजा जाता है जो या तो उसकी स्ट्रेंथ बना हो या उसको उसने कमज़ोर किया हो। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आप कर पाएंगे जब आप बैठ के बात करेंगे। अगर आप बैठ के बात नहीं करेंगे, आए भाई दवा लिख दी है तो सर उससे तो फिर बात बनेगी नहीं सर। एक मेरा पर्सनल सवाल है जी, मेरा ऐसा कोर बिलीव है, ये मेरा पर्सनल बिलीव है जी, कि जो बच्चा, वो लड़का हो या लड़की हो, उसको घर से प्रेम नहीं मिलेगा, घर से भरोसा नहीं मिलेगा, लव एंड ट्रस्ट और लव ट्रस्ट एंड केयर, ये तीन चीज़ अगर उसको घर में नहीं मिल रहा है अपनों के बीच में, अपने बोले तो माता पिता भाई बहन दादा नाना नानी कोई भी मौसी, वो घर के बाहर ढूंढेगा और वो ट्रैप इजली हो जाएगा। आपका क्या विचार है इसमें? मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ, क्योंकि देखिए वही है ना, सिक्योरिटी आप बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की, इमोशनल सिक्योरिटी। अब वो सोशल सिक्योरिटी भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, व्यवहारिक सिक्योरिटी भी हो सकती है, ठीक है। सिक्योरिटी या सिक्योर जो वातावरण है वो शुरुआत उसकी घर से होती है, फिर वो घर से बढ़ के स्कूल में आती है, फिर वो स्कूल से बढ़ के समाज में जाती है। तो किसी भी स्टेज में बच्चे को सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है तो वो बच्चा वल्नरेबल हो जाएगा। ट्रू। और न केवल बच्चा परेशान होता है, लोग उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे जो अनस्क्रूपुलस एलिमेंट होते हैं हमारे समाज में, वो उस तरह के बच्चों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जो अब्यूज होता है वो क्या करते हैं, जो परपिट्रेटर्स होते हैं बच्चे को चॉकलेट देते हैं, ठीक है, उनको, ये तो बड़ा कॉमन है, आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ तो सर एक बच्चे को कमज़ोर बनाती ही है। वर्चुअल ऑटिज्म पे फिर से आते हैं हम लोग कि उसके रोकथाम के लिए क्या उपचार हो सकता है, ये एक बात बताएंगे तो? देखिए बड़ा सिंपल सा है कि आप सबसे पहले तो अपना स्क्रीन टाइम रेगुलेट करें, अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम रेगुलेट करें, सही समय पे सही चीज़ के लिए उनको स्क्रीन के तरफ अग्रसर करें। आप अगर स्क्रीन दे भी रहे हैं तो वो प्रॉपर पेरेंटल सुपरविजन में होना चाहिए। स्क्रीन फ्री पीरियड आपके घर में एक्सरसाइज होना चाहिए। स्क्रीन फ्री डे हो या स्क्रीन फ्री आवर हो, चाहे कुछ हो, इंश्योर करें कि कम से कम एक मील घर का आप सब मिलके एक साथ खाएं। बच्चों को उससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हम लोग सब मिलके एक यूनिट की तरह, एक फैमिली की तरह से साथ में रह रहे हैं। जैसे मैंने बोला, पेरेंटल सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपको लगे कि बच्चा गलत चीज़ देख रहा है या गलत चीज़ की तरफ जा रहा है, प्यार से उसको समझाएं, उसके लिए एग्जाम्पल सेट करें और उसको वापस अपनी ज़िंदगी में या जो एक्चुअल ज़िंदगी है उसमें लाने की कोशिश करिए। रो पीट के, झगड़ा करके, लड़ाई करके, आवाज़ ऊंची करके आप आजकल की जो जनरेशन है उनको आप अपने पास नहीं बुला सकते सर। वो आपको उनके लेवल पे जाके प्यार मोहब्बत से और एक कंड्यूसिव, एक सौहार्द के वातावरण में आपको उनके साथ बात करनी ही होगी। सपोज करें कि हम लोग, मेरा बच्चा है और वो एडिक्टेड है, अब है ही, और आज मैं ये पॉडकास्ट देखा हूँ और मुझे समझ में आया कि हमने गलती कर दी, अब क्या विकल्प है हमारे सामने? पहली बात तो अपने को समझाइए कि आपने गलती की नहीं है, कुछ गलत
हो गया है। क्योंकि जहां आपने ये सोचा मैंने गलती कर दी, तो आप गिल्टी में आ और जाएंगे। गिल्ट कहीं ना कहीं फिर आपकी डिसीजन मेकिंग को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। मैंने फिर बोला है आपको, जहां रियलाइजेशन हो कि कुछ गड़बड़ हो गया है या गलत हो रहा है, उसको पहचाने और किसी भी स्पेशलिस्ट से आप दिल खोल के मिले, उनसे बात करिए, उनसे तरीके समझिए, सीखिए, और सबसे पहले खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ सर, महात्मा गांधी ने बोला है ना कि बदलाव आपसे शुरू होगा। मैं इस बात पे आ रहा था सर कि जी, सपोज कीजिए कि अगर मेरे बच्चे को है अब मोबाइल स्क्रीन का आदत हो चुका है और मुझे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो मैं ढूंढूंगा भी तो कैसे, कहाँ से ढूंढना पड़ेगा, कैसे ढूंढना पड़ेगा? देखिए पहले तो सबसे पहले आप देखिए आप कहाँ पे हैं, आप किस जगह को बिलोंग करते हैं। अब जैसे हमारा ही संस्थान है CIP या केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, वहाँ पे हमारे पास एक फुल फ्लेजेड बाल और किशोरावस्था मनोविज्ञान का सेंटर है, जहाँ पे हम स्पेशलिटी सर्विसेज देते हैं और एक टीम वर्क पे सर्विस होती है वहाँ पे, है ना। साइकियाट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, नर्सिंग होती है। साथ साथ हमारे यहाँ वीकली बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक अलग से चलता है, जिसमें इस तरह के एडिक्शन के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो आके एडवाइस भी ले सकते हैं, ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और भर्ती होके अपना इलाज भी करा सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि भाई आप रांची या रांची के आसपास हो। अभी देखिए अब ये बोलेंगे कि हर गांव में और हर शहर में इस तरह की सुविधा हो, तो ये आस्किंग फॉर टू मच है। अभी हम लोग उसकी शुरुआत किए हैं, सब सही रहा, और जैसे सरकार भी अभी काफ़ी इसमें एक्टिव हो गई है। अगर आगे बड़ी बात है तो हो सकता है कि एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग इस तरह की सर्विसेज को लेके जाएं। जैसे नशा विमुक्ति की सर्विसेज अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रही हैं। धीरे धीरे करके हम ये चाहेंगे कि व्यवहारिक व्यसन जो है, बिहेवियरल एडिक्शन, व्यवहारिक व्यसन की जो सुविधाएं हैं वो नशा विमुक्ति के साथ जुड़ के वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एटलीस्ट CHC लेवल जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, जो क्लिनिकल हेल्थ सेंटर होता है, उस लेवल पे लोगों को मुहैया किया जा सके। क्या स्कूल भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल इस तो टाइम है, जगह है जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और मेरा ये भी मानना है कि टीचर जो है वो अपने आप में अभिभावक हैं। हर टीचर जो है एक पेरेंट है। तो स्कूल से बढ़िया जगह जो है हो ही नहीं सकती इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। स्कूल में ट्रीटमेंट नहीं देंगे हम, स्कूल में इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देंगे बच्चों को और स्कूल के लोगों को। टीचर्स को हम इतना एम्पावर कर सकें कि वो कम से कम परेशानी को पहचान सके, सही समय पे सही जगह पे बच्चों को गाइड कर सके, और जहां उनको लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो हाथ से बाहर जा रही है, उन्हें मालूम होना चाहिए किस लेवल पे इस बच्चे को आगे रेफर करना है, विदाउट बच्चे की जो प्रिवेसी है उसको ताक में रख के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो एक माहौल का विषय बन जाता है। ये हम बड़ा चैलेंज इसके लिए क्रिएट करते हैं, और स्कूल इसी वजह से हमारे को बोलते हैं कि एक बच्चा मिलता है तो फिर सब लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो ये समझ, नॉलेज और एटीट्यूड उस टीचर के अंदर हमें देना होगा कि वो समझदारी से उस चीज़ को हैंडल कर सके। तो स्कूल का रोल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सर। एक सवाल और, चूंकि स्कूल और बच्चों से बात निकली है तो मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, और मैं एक केस अपनी पर्सनल केस बताता हूँ। स्कूल नहीं जाना चाहता, ऐसा नहीं जाना चाहता है, वो रात में मुझे बताता है कि पापा मेरा स्कूल बदल के दूसरे स्कूल में करवा दो ना एडमिशन। मैंने बोला क्यों? बोले बच्चे बहुत एब्यूजिव है। तो मुझे एज ए पेरेंट्स क्या करना चाहिए? देखिए इसको बुलिंग कहते हैं, ठीक है ना। बुलिंग जो है वो आजकल के ज़माने में बड़ा इसके ऊपर बात हो रही है। अब बुलिंग केवल वर्बल बुलिंग नहीं होता है, फिजिकल बुलिंग भी होता है। आजकल सोशल मीडिया बुलिंग होने लगा है, ट्रोलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, या लोगों को गैस लाइटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट पे दुष्प्रभाव डालती हैं। अगर बच्चा आपके साथ ये शेयर करता है, यू आर लकी कि बच्चा आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रहा है, इसका मतलब वो दिखा रहा है कि आपका बच्चे के साथ कम्युनिकेशन पॉजिटिव है और कंस्ट्रक्टिव है।
तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे पे विश्वास करना चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तुम गलत बोल रहे हो, इतना अच्छा स्कूल है। प्लीज़ ये सब नहीं करना है। उसकी बातों को सुनना है, उसको कंटेक्चुअलाइज करना है कि भाई क्यों ऐसा हुआ। उस जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करवाना है अपने बच्चे से, और उसी समय तुरंत जाके स्कूल प्रशासन से आपको बात करनी चाहिए। और ये बुलिंग की शिकायत जो है ना सर, ये केवल हमारे देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है सर ये। और जैसे जैसे बच्चे और ये जो नई जनरेशन आ रही है, इनके अंदर जो भावनाएं हैं, जैसे बोलो ना, वो स्क्रीन में सिमट के रह गई हैं, तो ऐसे में बुलिंग बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, और हम देख रहे हैं कि बढ़ भी रही है बुलिंग। तो आपको बच्चे को सबसे पहले तो सुनना है, समझना है, वैलिडेट करना है, और उसके बाद उस चीज़ को ठीक करने की प्रशासनिक लेवल पे सबसे पहले कोशिश करनी है। अगर मैं स्कूल को भी कंप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियसली, फिर मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा एकदम वहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा, नॉट अ बैड आइडिया, आप उसका स्कूल चेंज करा दें। अगर आपको इसको एक मतलब सीरियस नोट देना है, तो आजकल चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए आपका NCPCR है, SCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में एक E-बॉक्स करके है उनका, तो जिसमें आप कंप्लेंट अपने बच्चे से डलवा सकते हैं। तो वो उसके बारे में फिर कार्रवाई करते हैं, और जो भी यथासंभव जो न्यायोचित जो कार्रवाई है उस पर की जाती है। लेकिन अधिकतर स्कूल जो होते हैं आजकल के ज़माने में, वो इतने समझदार होते हैं कि आपकी बातों को सीरियसली लेंगे, और उसके प्रॉपर समय रहते हुए रेमीडिएशन के रिड्रेसल की पूरी कोशिश लोग करते हैं सर। अब मेरा आंसर मैं बताता हूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे ट्रीट किया हूँ या बोला हूँ। चूँकि मेरे घर की बात थी, तो मैंने बोला कि बेटा ऐसे केसेस जीवन में हर मोड़ पे आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें बहुत ही फर्मली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली उनको काउंटर ही करना पड़ेगा, और अपने टीचर से बात करना पड़ेगा। अब स्कूल चेंज कर देना बड़ी आसान है, और अगर उस स्कूल में भी तुम्हें ऐसे ही बच्चे मिले तो लेकिन बच्चे ने तो टीचर से बात की होगी ना, मैं मान के चल रहा हूँ। बच्चे जब टीचर से बात नहीं बनी तभी ना बच्चे ने आके आपके साथ शेयर किया सर। मैंने क्या बोला, वैलिडेट करना बच्चे के कंसर्न को बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखिए, ज्ञान देने में, प्रीच करने में और टीच करने में सर बड़ी थिन लाइन होती है सर। करेक्ट। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, और मे बी एज अ क्लिनिशियन, हमको पता नहीं चलता कई बार कि हम एक्चुअली टीच कर रहे हैं किसी को या प्रीच कर रहे हैं। और आजकल की जनरेशन से प्रीचिंग नहीं सुनती है। उनको कोई सुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए, और उनके लेवल पे जाके समझाने वाला चाहिए। हाँ, ये कंप्लेन उसने मुझे 3-4 दफ़े कर चुका है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सर, आप बच्चों को, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, अब सर बच्चे बड़े, मतलब ज़माना बदल रहा है सर, जनरेशन्स चेंज हो रही हैं, तो बच्चों के डेवलपमेंट को अपने डेवलपमेंट से कंपेयर करना सर, उसको एक्टिवली आप अवॉइड करिए, डिनाई करिए सर उस चीज़ को, और उनके लेवल में जाके उनकी बातों को समझने की, वैलिडेट करने की, और उसका रिड्रेसल करने की कोशिश करिए सर। बच्चों के जो वर्चुअल ऑटिज्म और जो चिड़चिड़ापन, जो बिहेवियर हम लोग नोटिस कर रहे हैं, जिस पर बात करें, क्या थेरेपी और काउंसलिंग एक सॉल्यूशन है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि काउंसलिंग और थेरेपी जो है वो सिनोनिमस नहीं है। अच्छा। काउंसलिंग जो होती है वो उसका एक कोई खास डायरेक्शन नहीं होता है। बच्चों को सिखाने के लिए, लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए हम लोग काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब बच्चों में कुछ परेशानियां आने लगती हैं, हाँ, हम देख रहे हैं कि ये बच्चा किसी परेशानी से ग्रसित है, तो उस परेशानी को सबसे पहले हम प्रोफाइल करते हैं। प्रोफाइलिंग जैसे हर जगह होती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफाइलिंग होती है, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग, तो उसको हम प्रोफाइल करते हैं, क्लिनिकल प्रोफाइलिंग करते हैं। फिर उस हिसाब से, उस चीज़ के लिए, उस एज के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दिया जाता है वो थेरेपी के माध्यम से दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन, जैसे अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, अभी 6.0 अभी कल परसों ख़त्म हुआ है, वो काउंसलिंग है। अगर बच्चा, उनमें से एक बच्चा जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाता है तब उसको घबराहट होने लगती है और वो लिख नहीं पाता है, उसको थेरेपी की ज़रूरत है।
थेरेपी यूजुअली इंडिविजुअल लेवल पे होती है सर, काउंसलिंग इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे की जा सकती है सर। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा जी। भारतीय परंपरा अपने आप में काफ़ी रिच परंपरा रही है, तो इस क्या कोई ऐसा परंपरा के आप अनुसार कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि भारतीय परिवार अपने बच्चों के बीच में स्क्रीन टाइम को घटा सकता है? सर हम बहुत देर से यही बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपनों को टाइम दे, क्वालिटी टाइम दे। सर मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। क्वालिटी टाइम दें एक दूसरे को, जितना हो सके एटलीस्ट परिवार के लोग एक दूसरे के साथ जजमेंटल ना हो। एक दूसरे को सुनना सीखें, एक दूसरे से डिस्कस करना सीखें, और उनके लेवल में जाके, उनके जो बौद्धिक लेवल है उनका, या उनका जो सामाजिक लेवल है, उसमें जाके उनकी समस्याओं को सुनने और समझने की कोशिश करिए एज अ पेरेंट। बच्चों को चाहिए कि जितना हो सके वो सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से, अपने नियर एंड डियर वन से डिस्कस करें, जहाँ भी उनको तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है या बात नहीं बन रही है। क्योंकि बातचीत करने से, डायलॉग से दुनिया में हर परेशानी का समाधान निकलता है और निकलना ही है उसको। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज CIP के प्रोफेसर डॉक्टर निशांत गोयल से, जो एक्सपर्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, और बच्चों के बारे में, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने देश में 10% से ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट हमारा अच्छा लगा होगा, और आप सारे लोगों की तरफ से मैं डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद और शुक्रिया कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए।